अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। दरवाजा जोर जोर से पीटा गया तो मैं जागा और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। मेहमान खाना ही था। मैं मसहरी पर था और दरवाजा मुसलसल पीटा जा रहा था। कंबल एहतराम से तह करके मैंने एक तरफ रखा और उठकर दरवाजा खोल दिया। फतेह मोहम्मद था। अम्मा, भाई मियाँ रोटी नहीं खाओगे क्या? 1:30 बज रहा है। अम्मा, घोड़े बेचकर सो गए थे क्या? नहीं फतेह मोहम्मद। खाना ले आए हो क्या? अम्मा, खाना लाने में कौन सी देर लगेगी, अभी लाए, फतेह मोहम्मद ने कहा और चला गया। मेरा सर चकरा रहा था। जो कैफियत तारी हुई थी वो नींद नहीं थी बल्कि कुछ और था, और इसमें जो कुछ बताया गया था इसने मुझे एतमाद बख्शा था। खाने के बाद फुर्सत थी। कुछ देर आराम किया, फिर गुस्ल करके लिबास सलीके से पहना। फरासत का दिया हुआ ये लिबास कीमती था। मुझे वो हुलिया बनाने की इजाजत नहीं दी गई थी जो दरवेशों और गोशा नशीनों का होता है। कहा गया था वो रूप होता है, बहरूप नहीं, और रूप मिलता है, बनाया नहीं जाता। जज़ब की वो मंजिल उम्र न तमाम की गिरफ्त में नहीं। हाँ, किसी के मर्द हक की नजर हो जाए सो जो बहरूप बरते हैं वो झूठे होते हैं और झूठ से हमेशा खसारा होता है। सो दुनिया तो दुनियादारों ही की तरह गुजारना बेहतर है और बहरूप बनना गुनाह है। तब मैंने सोचा कि मुझे दूसरे लिबास भी दरकार हैं और मेरे हाथ पांव मजबूत। किसी के छोटे मोटे काम के लिए इसके दर पर जा पड़ना रिज़्क़ हलाल का हसूल तो नहीं। इसके लिए तो बस 7 बार मेहनत करनी होती है, लेकिन अभी कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। शाम के 6 बजने वाले थे। मेहमान खाने से निकला और हवेली के बाग की बहार देखता हुआ दरख्तों की आड़ में दूर निकल आया। तब मैं एक बरगद का कदीम दरख्त नजर आया जो कई 100 साल पुराना होगा। इसकी दड़ियां बेशुमार थीं और नीचे आकर जमीन की गहराइयों में उतर गई थी। मगर जिस शय ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया वो एक जंग खोदा कलिस्सा था जो तांबे का बना हुआ था, और जंग तांबा खा गई थी मगर कलिस्से में सोना चमक रहा था। कलिस्सा चमकदार सोने की गनियों से भरा हुआ था और ये माल था समाना कदीम के एक सूदखोर बुनिया का, जिसने हर अच्छे बुरे जरिए से इसे जमा किया और यहाँ दफन कर दिया। मगर वो इसे इस्तेमाल न कर सका और मर गया, और अब इसे किसी की मलकियत बन जाना चाहिए। मगर नहीं ही मेरे दिल में इसकी तमा पैदा हुई थी। मगर मैंने पांव से इस जगह को खरीद कर देखा और अंदाजा हो गया कि कलिसा गहराई में है। फिर कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दी और गर्दन घूम गई। वो दोनों इसी तरफ आ रही थी और ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने इन्हें पहचान लिया और इन्होंने मुझे, मगर वो खुद मेरी तरफ बढ़ आई थी। महरुनिसा सांप की गिरफ्त में नहीं थी। लो देख लो, यही है, नूरजहां ने शौकी से मुस्कुराकर कहा, और महरुनिसा ने इसे टहुक्का दिया। मुझे क्यों पेट रही हो? खुद ही तो देखना चाह रही थी। मगर कमाल है, इस उम्र में फकीरी। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्यों जनाब शाह साहब, आप कुछ बताएंगे? क्या बताऊं? इन्हें तो पहचान लिया होगा आपने। नूरजहां ने महरुनिसा की तरफ इशारा करके कहा। जी हाँ, इस वक्त हमने भी आपको गौर से नहीं देखा था, मगर बाद में आपकी बड़ी तारीफें सुनी। वो तारीफें सच हैं या कोई और किस्सा है? किस्सा क्या हो सकता है? मैंने पूछा। बस वही कि एक मोहल्ले में था हमारा घर, वही रहता था एक सौदागर, यानी मुस्नवी ज़हरे इश्क या फिर ज़ेबुन निसा और अकल खान वाला मामला। नूरजहां बहुत तेज और शौक थी। इतनी बेलगामी अच्छी नहीं होती नूरजहां। महरुनिसा ने वापस होते हुए कहा। सुनो तो, अरे रुको तो, नूरजहां ने कहा, मगर महरुनिसा तेजी से आगे बढ़ गई थी। मजबूरन नूरजहां को भी इसके पीछे जाना पड़ा। मैं खामोशी से इन दोनों को जाते हुए देखता रहा और दोबारा इस वक्त चौंका जब एक दरख्त के उकब से तालियां बजने की आवाजें सुनी। देखा तो अलियास खान फतेह मोहम्मद के साथ नजर आए और दरख्त के उकब से निकलकर मेरे पास पहुंच गए। सड़कों पर भीख मांगने वाले बाज औकात बड़े ज़हीन निकल आते हैं, जैसे हमारे शाह साहब, मगर तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि नूरजहां सच कह रही थी। मैंने अलियास खान को देखकर सलाम किया। इस शख्स से भी राय रस्म चाहता था। जीते रहो, हमारा क्या जाता है? अलियास खान मकारी से बोला। सूरत से ही शातिर आदमी मालूम होता था। कैसे मिजाज हैं खान साहब? मैंने पूछा। मियाँ हम सदा बहार हैं, मगर तुम्हारा चक्कर जरा समझने समझाने का है।
अलियास खान साहब ने मैनी खेज निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझा नहीं खान साहब, खैर समझ तो सब गए होगे। ये दूसरी बात है कि बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर सुनो, हम तो यारों के यार हैं, बड़े चक्कर चला चुके हैं खुद भी, जवानी की उम्र का अंदाजा है हमें। ये उम्र ऐसे ही खेल खेलने की होती है, मगर किसी समझदार को राजदार बना लेना अच्छा होता है। क्या चक्कर है जाने मन? अलियास खान ने एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी मुस्कुरा दिया। गो आपकी बातें वाकई मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन समझना चाहता हूँ। मिली भगत चल रही है। किससे? नूरजहां से या मेहरुन्निसा? ओह, ये बात है। नहीं खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ख्याल गलत है। देखो मियाँ, जब आदमी बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करे तो अगले को भी गुस्सा आ सकता है, और फिर ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा फतेह मोहम्मद से। फतेह मोहम्मद ने हमें बताया था कि तुम हमारे बारे में पूछ रहे थे, तो ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया होगा कि इस घर में हमारी रिश्तेदारी है। दूर की सही, मगर आते हैं, खाते पीते हैं, और फिर बेचारे अपने शेख अब्दुल कद्दूस अल्लाह मियाँ की गाय हैं, बल्कि अल्लाह मियाँ के बैल। 1 मिनट में हर एक पर एतबार कर लेते हैं। हमें अंदाजा है कि मिली भगत की बात है और कोई खेल जरूर खेल रहे हो। सूरत से फकीर नहीं मालूम होते। हुलिया बिगाड़ने से क्या होता है, ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं, लेकिन यारों से यारी करना ज्यादा अच्छा होता है। ये फतेह मोहम्मद तो बावला है। कहने लगा कि खान साहब जरा शाह जी से बातचीत करके सट्टे का नंबर मालूम करें, इसलिए पीछे लगा आया था। हमने तुम्हें मेहमान खाने में देखा और फिर इस तरफ आते हुए तब पता चला कि साहबजादे कोई दूसरा ही खेल खेल रहे हैं। राजदार बना लो, फायदा ही फायदा होगा। मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। मैंने कहा, खान साहब सिट्टे का नंबर मालूम करना चाहते हैं आप? पहले तो यही सोचा था कि फतेह मोहम्मद की बात पर यकीन कर लें, मगर अब जो कुछ सामने आया है वो कुछ और है। आपसे इसके अलावा भी कुछ बातें करनी है मुझे खान साहब। अभी देखा भाई फतेह भैया अपनी उम्र से ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने भी अच्छे अच्छों के हौसले पुस्त कर दिए हैं। चलो बोलो, क्या बात है, क्या किस्सा है? हो सकता है हम काम आ ही जाएं। तन्हाई में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। चल बे फतेह मोहम्मद, फूट ले और सुन, जबान बंद कर रखियो, वरना तू जानता है अलियास खान को। नहीं खान साहब, हम तो नौकर हैं आपके। मजाल है कसम अल्लाह की इधर से उधर हो जाएं, मगर एक वादा कर लेना भाई मियाँ, कुछ हाथ लगे तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। अब जाता है या लगाऊं लात? अलियास खान ने कहा, और फतेह मोहम्मद हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अलियास खान एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोले, आओ पहलवान, बैठकर बातें करते हैं। किसी अच्छे घराने के लगते हो, सूरत शक्ल से भी, हुलिया और लिबास से भी। क्या चक्कर था? मेहरुन्निसा से कोई मामला चल रहा है या नूरजहां से? वैसे आदमी ज़हीन हो, सांप वाप का किस्सा सुन लिया होगा कहीं से और ऐन मौके पर पुबारा कर दिए, और शेख अब्दुल कद्दूस तुम्हें यहाँ ले आए। खान साहब, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा, और अलियास खान चौंक पड़े। चंद लम्हात मेरा चेहरा देखते रहे, फिर बोले, फतेह मोहम्मद से पूछा होगा मेरे बारे में? नहीं, मैंने आपको शक्तिपुर में देखा था। कहाँ? खान साहब चौंक कर बोले, शक्तिपुर में, शक्तना के कोठे पर। आपके साथ चंद अफराद और थे, और आप शकनता बाई के यहाँ रक्स सरूर देखने गए थे। अलियास खान ने हैरान निगाहों से मुझे देखा, देखते रहे, फिर एकदम हंस पड़े और बोले, तुम वहाँ क्या कर रहे थे शहजादे? आपके साथ जो अफराद थे अलियास खान साहब, मैं इनके बारे में तफसील जानना चाहता हूँ। जहाँ तक आपके इस ख्याल का मामला है कि मैं यहाँ मेहरुन्निसा या नूरजहां के चक्कर में आया हूँ, तो बेहतर ये होगा कि इसे दिल से निकाल दीजिए। मैं कोई फकीर या दरवेश नहीं हूँ, एक गुनहगार बंदा हूँ अल्लाह का। बस कभी कभी नजर अनायत हो जाती है अल्लाह वालों की, और हुक्म मिलता है किसी का कोई काम कर दिया जाए, तो कोशिश करता हूँ। ले, वो कुत्ते की दुम वाली बात हो रही है कि 12 बरस नलकी में रही मगर टेढ़ी की टेढ़ी, यानी अब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हमने और तुम फिर वही राम कहानी सुना रहे हो। अलियास खान ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा अलियास खान साहब, लेकिन इन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो शक्तिपुर में आपके साथ थे। चलो ठीक है, मगर तुम्हारी इस मालूमात से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है भाई? दुनियादार हैं, कम अज कम फकीर बनकर इश्क मोहब्बत का टांका नहीं खेलते जैसे तुम खेल रहे हो। रंगीन मिजाज हैं,
शौक रखते हैं, माल खर्च करते हैं, कोठों पर जाते हैं। अगर तुम्हें ये पता चल गया तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा शहजादे, मगर तुम इन लोगों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? इनमें एक साहब मेरे शनासा थे, इनके बारे में आपसे मालूमात करना चाहता हूँ। क्या नाम था? इलियास खान ने पूछा। रियाज, मैंने जवाब दिया और इलियास खान सोच में डूब गए। फिर बड़बड़ाते हुए बोले, इस दिन हमारे साथ रशीद खान साहब थे, गुलाम अली था, फरीद अहमद थे। हाँ हाँ, याद आ गया, तुम मुंशी रियाज की बात कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, फरीद अहमद के यहाँ मुंशी है वो शख्स। फरीद अहमद जरा यारबाश किस्म का आदमी है, नौकरों से भी दोस्ती रखता है। किसी काम से गए थे हम लोग शक्तिपुर, मुंशी रियाज भी साथ था, और जब हम गाना सुनने गए तो मुंशी रियाज को भी साथ ले गए। बस वो, इसके अलावा और कोई रियाज नहीं था हमारे साथ। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हसरत भरे लहजे में पूछा, क्या मुंशी रियाज साहब फरीद अहमद के साथ इलाहाबाद में रहते हैं? हाँ भाई, फरीद अहमद इलाहाबाद का एक बड़ा कारोबारी है। मुंशी रियाज बहुत अरसे से इसके साथ काम करता है। आपको कुछ और भी मालूम है इस शख्स के बारे में? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा, और इलियास खान मुझे घूरने लगे। अभी अक्ल की बात करो भाई, किसी आदमी के मुंशी के बारे में मैं इससे ज्यादा और क्या जान सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मुंशी रियाज इस वक्त भी इलाहाबाद में ही होंगे। जब फरीद इलाहाबाद में है तो मुंशी रियाज इलाहाबाद में क्यों न होंगे? मगर तुम्हारा इस शख्स से क्या ताल्लुक है? मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। इलियास खान कहने लगे, अच्छा अब तो बता दो कि किस्सा क्या है। अगर कोई किस्सा है भी खान साहब, तो आप इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? तुम्हारे भले के लिए, समझे, तुम्हारे भले के लिए। हो सकता है हम तुम्हारे किसी काम आ जाएं। वैसे सचमुच बता दो, ये रूप बदला है ना तुमने, या कुछ जानते भी हो? इन बातों को जाने दीजिए इलियास खान साहब, आप अपनी बात कीजिए। सिट्टे का नंबर मालूम करना चाहते हैं आप? चलो, बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया तुमने हमें। बता सकते हो तुम सिट्टे का नंबर? इलियास खान ने पूछा। नहीं, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया, और इलियास खान चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं आपको सिट्टे से हासिल होने वाली रकम यहीं और इसी जगह दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। इलियास खान ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से मुझे घूरता रहा। गालबन बात समझ में नहीं आई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, सिट्टे का नंबर मालूम करके जाहिर है आप सिट्टा खेलेंगे, इससे आपको रकम हासिल होगी। वो सब कुछ अगर यहीं मिल जाए तो क्या हर्ज है? क्या आसमान से दौलत बरसेगी? इलियास खान ने कहा। नहीं, जमीन से हासिल होगी। लेकिन इलियास खान साहब, आप पर वो दौलत इस वक्त हलाल होगी जब आप मेरा भी एक काम कर दें। इलियास खान अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा। फिर मैंने कहा, मैं आपको एक छोटा सा खजाना दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले जब इलाहाबाद जाएं तो फरीद अहमद के यहाँ मौजूद मुंशी रियाज से मुलाकात करें और इनसे कहें कि एक शख्स कुछ अरसे में आपसे मिलने आ रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस शख्स का आपसे मिलना बेहद जरूरी है। आप इसका इंतजार करें। इसका नाम मसूद अहमद है और इसके बाप का नाम महफूज अहमद। बताइए इलियास खान साहब, आप मेरा ये काम कर देंगे? ये सब कुछ तो खैर मैं कर ही दूंगा, मगर तुम वो दौलत वाली बात क्या कह रहे थे? आप वादा करते हैं कि मेरा काम कर देंगे? मैंने फिर कहा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, आंखों में उम्मीद की चमक आ गई थी। इलियास खान ने शाने हिलाते हुए कहा, कर देंगे भाई, कर देंगे, चलो वादा करते हैं। मगर वो बात अधूरी रह गई। दौलत की जरूरत है, किसको नहीं होती? इलियास खान ने कहा। तुम्हारी जरूरत बरगद के इस दरख्त के इस हिस्से को खोद कर पूरी की जा सकती है, जहां इसकी सबसे चौड़ी दाढ़ी जमीन की पेवस्त हो गई है। क्या मतलब? मियां तांबे का एक किलसा गड़ा हुआ है जिसमें सोने की अशरफियां भरी हैं, मैंने कहा। इलियास खान मुझे घूरने लगा, फिर बोला, क्यों भी तुक्की छोड़ रहे हो शहजादे? वहां अशरफियां गड़ी हुई हैं और तुम यहाँ बैठे हुए हो। इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। वो तुम्हारे लिए हैं, लेकिन इन्हें निकालने के लिए मुनासिब वक्त का तयन करना, और पालो तो मेरी बात का ख्याल रखना। सिले में मुझे बस वही चाहिए जो मैंने तुमसे कहा है, और अगर ना पाऊं तो? वो बोला, मुझे अपने पसंद के मुताबिक सजा दे लेना। कान खोल कर सुन लो शहजादे, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश खतरनाक साबित होगी तुम्हारे लिए। मेरा नाम इलियास खान है, इसने कहा, और मैं मुस्कुरा दिया। वो चला गया। ईशा की नमाज के बाद रात का खाना खाया और फिर बिस्तर पर दराज हो गया। दिल का वक्त बड़ी जालिम चीज होती है।
कुछ भी हो जाए ये सरकशी जरूर करता है। इलियास खान के मिल जाने से न जाने क्या क्या उमंगें जाग उठी थीं। एक बार फिर वो सारे चेहरे आंखों में आ बसे थे। एक बार फिर उसी पुरबहार जिंदगी के ख्वाब नजर आने लगे थे। मामू रियाज नौकरी कर रहे थे। महमूद मुल्क से बाहर है। हो सकता है अब वो इन हालात का शिकार होकर साहिब फराश हो गए हों और घर की जिम्मेदारियां मामू ने संभाल ली हों। एक बार, सिर्फ एक बार इन लोगों के सारे हालात मालूम हो जाएं, इसके बाद दरवाजा जोर जोर से बजा और सारे ख्यालात चकनाचूर हो गए। जल्दी से उठा, दरवाजा खोल दिया। बंदू खान साहब थे। सलाम करके बोले, वो हजूर अच्छे नवाब ने सलाम कहा है। शेख साहब, जी बुलाया है। खैरियत है? बिटिया की तबीयत बिगड़ गई है, आपको बुला रहे हैं। रुको चलता हूँ, मैंने कहा और जल्दी से मोतबरक कंबल छाने पर डालकर बंदू खान के साथ चल पड़ा। हवेली के इस हिस्से में पहली बार दाखिल हुआ था। काबिल दीद था। बंदू खान मेरी रहनुमाई कर रहे थे। रास्ते तय करते हुए अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। मुकम्मल खामोशी तारी थी, मगर एक कमरे के सामने रोशनी में कई अफराद नजर आए। इनमें खवातीन भी थीं जिन्होंने दुपट्टे सर पर डाल लिए। शेख साहब कराहते हुए मेरे करीब आ गए। फिर हालत बिगड़ गई है, इन्होंने कहा। क्या कैफियत है? आपको तलब किया है शेख साहब ने। मुझे? हाँ, नाम लेकर। कहा बुलाओ इस उस्ताद आजम को, जरा इससे बात कर लूं। इसको यहाँ आने की जुरात कैसे हुई? मैंने पूछा किसे? तो जवाब मिला मसूद को, और मैंने आपको बुला भेजा। खूब, मुझे इंतजार था, आइए, मैंने कहा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। हसीन ख्वाबगाह थी। एक तपाई पर मेहरुन्निसा बैठी हुई थी। दराज घने स्याह बाल छतरी की तरह खुले हुए थे। दरवाजे की तरफ पुश्त थी और रुख दूसरी तरफ था, लेकिन अचानक गर्दन घूमी और चेहरा मोड़कर पीछे हो गया। बड़ा खौफनाक अंदाज था, यानी जिस्म का रुख दूसरी तरफ था और चेहरा मुकम्मल मेरी तरफ। मैंने मेहरुन्निसा को शाम को भी देखा था। सबक और मलीर चेहरा, चंपई रंग, नरम और नाजुक नकूश, गहरी सिया आंखें। लेकिन इस वक्त जो चेहरा नजर आया ये शाम वाला चेहरा नहीं था। खदोखाल बिगड़े हुए थे, आंखें शरबार थीं और इनमें नीलाहट जगमगा रही थी। रंग में तपिश थी। अस्सलामु अलैकुम, मैंने कहा, मगर वो घूरती रही। मैंने तर्श लहजे में कहा, वालदैन ने सलाम का जवाब देना भी नहीं सिखाया? वालेकुम अस्सलाम, एक करख्त मर्दाना आवाज मेहरुन्निसा के मुंह से उभरी। मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने कहा, जब हम एक दूसरे को सलामती की ख्वाहां हैं तो दुश्मनी का तसव्वुर तो खुद ब खुद मिट जाता है। इस दुश्मनी की दाग बेल तो तुम डाल रहे हो, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। यहाँ से चले जाओ, यही मुतालबा मेरा है। तुम कौन होते हो? वो मर्दाना आवाज में बोली, बंदा खुदा हूँ और इस बच्ची को मुश्किल से बचाना चाहता हूँ। खुद मुश्किल में पड़ जाओगे। अल्लाह मालिक है, सोच लो। सोचना तो तुम्हें है गुलाम जलाल, मुसलमान के बेटे हो, सब कुछ जानते हो। तुम्हें इल्म है कि वो बचपन से एक नौजवान से मंसूब है, नेक वालदैन की औलाद है और इस तसव्वुर से दूर नहीं हो सकती जो बचपन से इसके जहन में है। तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत कम वक्त रह गया है जब इसके दिल में मेरे सिवा कोई तसव्वुर नहीं होगा। ये तसव्वुर नहीं, तसल्लुत कहलाएगा और इससे एक खानदान बदतरीन अलमिये का शिकार हो जाएगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ये बात शराफत के मुनाफी है। जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। न मानो तो खुद जिम्मेदार होगे। तुमने मुझे बुलाया है और अब जब मेरा तुम्हारा आमना सामना हो गया है तो फिर फैसला हो ही जाना चाहिए। मैं तुम्हें फनाह कर दूंगा। ये अल्फाज कुफर के मुतरादिफ हैं। आओ जरा तुम्हारी कुव्वत का जायजा लिया जाए। मैं आगे बढ़ा और मैंने मेहरुन्निसा के छतरी की तरह बिखरे हुए बालों को कुछ हिस्सा अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। शेख साहब के साथ कुछ दूसरी चीखें भी सुनाई दी थीं। न जाने कौन अंदर आ गया था, मगर मैं किसी तरह मुतवज्जो नहीं हुआ। मैंने शाने पर पड़ा कंबल मेहरुन्निसा पर डाल दिया। इसके साथ ही मेहरुन्निसा तपाई से नीचे आ रही, मगर फौरन कंबल इसके खुले हुए हिस्से से एक काले रंग का फन बरामद हुआ और वो बर्क की तेजी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही इसने फन उठाकर मुझ पर हमला किया, मगर मैं गाफिल नहीं था। मैंने पैंतरा बदल कर इसके जोरदार ठोकर इस फन पर रसीद की और सांप उछल कर दीवार से जा टकराया। कमरे में डरी डरी चीखें उभर रही थीं। सांप एक लम्हे बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, फिर वो इधर उधर रेंगने लगा जैसे निकल भागने की राह तलाश कर रहा हो। मेरी नजर इस खुली खिड़की पर पड़ी जो कमरे की पुश्त पर थी। इसके दोनों पट खुले हुए थे।
सांप दीवार से टकरे मार रहा था, जैसे इसे नजर न आ रहा हो। मैंने आगे बढ़कर इसे उठाया और खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसे फेंकते हुए मैंने कहा, बेहतर ये होगा गुलाम जलाल कि आइंदा इधर का रुख न करना, वरना इसके बाद जो कुछ होगा इसमें मेरा कसूर नहीं होगा। मैंने खिड़की के दोनों पार्ट बंद कर दिए और वापस पलटा। फिर मैंने कंबल समेट कर तह किया और इसे छाने पर डाल लिया। महरो निसा बेसुध पड़ी हुई थी। मैंने शेख साहब की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें मसहरी पर लिटा दें। मेरी हिदायत की तमील की गई। औरतें कमरे में रह गईं। शेख साहब मेरे साथ बाहर निकल आए। इनका बदन कपकपा रहा था और मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। खुद को संभालिए शेख साहब। आप मसूद शाह साहब, आप तो मेरे लिए इमदाद गैबी साबित हुए। सख्त शर्मसार हूँ कि आपको वो मकाम न दे सका जो होना चाहिए था। मैं आपको आपके शायान शान तज़ीम न दे सका। शेख साहब ने कहा, गुनहगार न करें शेख साहब, मुझे और क्या दरकार था। बड़ी इज्जत दी है आपने मुझे, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। आप इसका नाम भी जानते थे शाह साहब, वो कौन था? और अभी खामोशी इख्तियार करें। जवानी सरकश होती है, अगर इसने मजीद सरकशी की तो इसे नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन आप इत्मीनान रखें, हम फैसला करके ही वापस जाएंगे। इजाजत है? शेख साहब मेरे साथ उठने लगे तो मैंने इन्हें रोक दिया और खुद बाहर निकलकर खामोशी से मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। मुझे यही करना था और इसी की हिदायत की गई थी मुझे। अपने कमरे में आकर लेट गया। न जाने कब तक लेटा, इस बारे में सोचता रहा। गुलाम जलाल का नाम भी मुझे बताया गया था। फिर सोने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में शायद कामयाब हो गया था, मगर ये रात सोने के लिए न थी। फिर दरवाजा बजाया गया था। दरवाजा खोला तो अंधेरे में कोई खड़ा नजर आया, लेकिन जो कोई भी था काली चादर ओढ़े हुए था। मैं इसे पहचान न पाया कि इसकी आवाज उभरी, पीरो मुर्शिद, मैं इलियास खान हूँ। इलियास खान अंदर आ जाओ, मैंने कहा, और इलियास खान अंदर दाखिल होते हुए झुक कर मेरे पैरों से लिपट गया। माफ कर दे मुर्शिद, माफ कर दे। शाह साहब, बड़ी गुस्ताखियां की हैं आपकी शान में, माफ कर दें। आप तो अल्लाह वाले हैं, मैंने बड़ी बदतमीजी की आपसे। खुदा के बंदे उठो, क्यों मुझे गुनहगार कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे वो मिल गया जो आपने बताया था। दिल दर्द दूर हो गए मेरे। बड़ा मकरूज था मुर्शिद, इज्जत पर बनी हुई थी, कर्ज खाओं से छुपता फिरता था। अब आपकी अनायत से इज्जत से जी सकूंगा। इतना आजिज आ गया था अपनी बदअमालियों के नतीजे में चढ़ जाने वाले कर्ज से कि दो ही सोते रह गई थी मेरे लिए, या तो जुर्म करूं या खुदकशी। मगर मुर्शिद, आप कितने दरिया दिल हैं। मेरी बदतमीजी को नजरअंदाज करके आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। इलियास खान का रंग ही बदला हुआ था, न वो तीखापन था न अकड़, मुजस्सम न्याज बना हुआ था। चलो तुम्हारा काम बन गया, हमें भी खुशी हुई, मगर हमारी वो शर्त कायम है। हजूर मेरे साथ ही इलाहाबाद चलिए। गुलामों की तरह खिदमत करूंगा, सारे काम करूंगा जो आप हुक्म देंगे। हमें बस अपना पता बता दो, हम आएंगे तुम्हारे पास। अभी यहाँ काम है, आप मुझे बस हुक्म दें, खुद लेने आ जाऊंगा दोबारा। आप कहें तो रियाज साहब की भी खिदमत करूं, जो तुम्हारा दिल चाहे करना, हमें पता बता दो। मैंने हंस कर कहा, और इलियास खान ने मुझे इलाहाबाद में अपना पता ज़हन नशीन करवा दिया। इसके बाद वो न जाने क्या ओल पोल बकता रहा। वो मुश्किल टाला। सुबह को जा रहा था। ये सोना चांदी भी क्या चीज होती है, इंसान में क्या क्या तब्दीलियां रोनमा कर देती है। सूरज की किरणों ने पपोटे चीरने शुरू कर दिए। नींद ऐसी टूटी थी कि आंखें खोलने को जी नहीं चाह रहा था। दफ्तन ही हवास जागे और हड़बड़ाकर उठ गया। फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। दिल ही दिल में लाहौल पड़ता हुआ उठ गया। न जाने क्यों आंख नहीं खुली थी। गुस्ल खाने जाकर वुजू किया और कज़ा पढ़ने बैठ गया। गलती मुझसे ही हुई थी। जाए नमाज बिछाने से पहले दरवाजा खोल देना चाहिए था। नमाज शुरू ही की थी कि दरवाजा बजाया जाने लगा। जो शख्स भी दरवाजा बजा रहा था निहायत अहमक था। इसे जवाब न मिलने पर रुकना चाहिए था, मगर वो हाथ हटाने का नाम नहीं ले रहा था। सख्त गुस्सा आया, मगर क्या करता। खुदा खुदा करके सलाम फेरा और गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदाजा हो गया था कि फतेह मोहम्मद के अलावा कोई नहीं हो सकता। मुझे देखते ही बोला, शुक्र अल्लाह का जिंदा हो। हमें तो अंदेशा हो गया था कि चल बसे। अम्मा क्या अजार बंद निकल गया था। फतेह मोहम्मद, तुम निहायत बेवकूफ इंसान हो। अम्मा, भाई जी ये तो सब ही कहते हैं, तुमने कौन सी नई कही। कुछ खबर भी है बसंत की? क्या हुआ बंदा खुदा? भाई फूट लिए, नियार मुंह खबर देने आए हैं। कौन? इलियास खान। मुंह अंधेरे, बिस्तरा बगल में दबाकर निकल लिए। अल्लाह खैर करे। अच्छे नवाब को दबी जबान से बता तो दिया है,
कुछ बोले नहीं, बस इतना कह के फतेह मोहम्मद इन्हें जाना था, मगर कसम अल्लाह की दाल में कुछ काला जरूर है, वरना वो 2 दिन पहले से कहते हैं जाना है, नाश्ते के बाद जाने का फैसला करते हैं, फिर सोचते हैं खाना खा कर जाएंगे, मगर इस मरतबा तो वो चुपचाप निकल लिए। जरूर दाल में कुछ काला है। क्या दाल में काला है? अम्मा कुछ हाथ लग गया, लेकर निकल लिए, भाई के ससुराल का माल समझ के। क्या तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए फतेह? मैंने मुलामत करते हुए कहा। अम्मा तो कौन सी गैर से कर रहे हैं, तुम आते शरीफ आदमी हो कि दिल की कह लेते हैं। पर एक बात है भाई मियाँ, गरीब का कोई नहीं होता, घुटने पेट की तरफ ही उमड़ते हैं। कल तुमने भी सट्टे का नंबर बताते हुए हमें भगा दिया। अम्मा इनकी क्या है, खुद भी घर के खाते पीते हैं और फिर इधर उधर से मारते खाते रहते हैं। अम्मा भाई मियाँ हमें भी कुछ दे दो, बड़े गरीब आदमी हैं, बाल बच्चों को दुआ देंगे। मैंने इन्हें सिट्टे का नंबर नहीं दिया फतेह मोहम्मद, मैंने कहा। अम्मा हमसे अड़ रहे हैं, उड़ते कबूतर के पर गिन लेते हैं। हम भी ताड़ में लगे रहते थे इनकी। रात को बरगद की जड़ में तवीज गाड़ते हुए भी देख लिया था हमने। तवीज गाड़ते हुए? मैं हैरत से बोला। कसम अल्लाह की बरगद की जड़ में गड़ा खोद रहे थे, फिर बराबर भी कर दिया। जब चले गए तो हमने करीब जाकर भी देखा, मट्टी बराबर की गई थी। तवीज की बात ना होती तो खोद कर देखते। ओह, मैंने गहरी सांस ली, बात समझ में आ गई थी। बाहर से आवाज आई, फतेह मोहम्मद, ओ फतेह, लग गए बातें बनाने?